हेलो गाइस, आज की वीडियो में 68 बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखकर बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। यह वीडियो न सिर्फ पीटी बल्कि मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन लोगों का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पंजाब में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी जमींदारी व्यवस्था, ऑप्शन सी महालवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए हैं उनमें यह ध्यान रखें कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों एक ही हैं। जो स्थायी बंदोबस्त है वही जमींदारी व्यवस्था भी थी, किंतु पंजाब में जो भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी वो है आंसर सी महालवाड़ी व्यवस्था। यह व्यवस्था पूरे उत्तर भारत में लागू की गई थी। इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उस पर ध्यान रखें कि पूरे उत्तर भारत में, जिसके अंतर्गत आज का उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल था, इन इलाकों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1822 ईस्वी में। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी पूरे उत्तर भारत में। पूरे भारत में जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था उसके कुल इलाके के 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो अगर प्रश्न ये पूछी जाए कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी, तो वो 30% हिस्सा था। दोस्तों, यहां पर यह ध्यान रखें कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत इसका जो नामकरण पड़ा वो ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत यानी इस भू राजस्व व्यवस्था में एक गांव को एक महाल मान ली जाती थी और उस महाल यानी उस गांव के मुखिया के साथ बंदोबस्त किया जाता था राजस्व से संबंध में। इसलिए भू राजस्व की यह जो व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था कहलाती है। गांव का मुखिया लंबरदार कहलाता था, जिसका कार्य था गांव से लगान वसूल कर कंपनी को देना। तो यहां पर मुख्य तथ्यों को ध्यान रखेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर भारत में लागू थी, जिनमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल था। यहां पर एक गांव को एक महाल मानकर उसके मुखिया के साथ बंदोबस्त किया जाता था, इस कारण इसका नामकरण महालवाड़ी व्यवस्था पड़ा। गांव के मुखिया लंबरदार कहलाते थे और उनका कार्य क्या था? गांव से लगान वसूल करना और कंपनी को जमा करना। 1938 में स्थापित भारत के प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ऑप्शन ए जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करना, बी किसानों के हितों की रक्षा करना, सी अंग्रेजों के शोषण की नीति के खिलाफ आवाज उठाना, डी अंग्रेजों से मित्रवत संबंध रखना और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। दोस्तों, विकल्प के अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन ए जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करना। दोस्तों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी से संबंधित जो प्रमुख फैक्ट्स है उस पर ध्यान दें कि इस सोसाइटी को आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संघ या संस्था माना जाता है। इसे जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखें, लैंड होल्डर्स सोसाइटी अथवा जमींदारी एसोसिएशन। इसकी औपचारिक रूप से स्थापना 1838 में कोलकाता में हुई थी। कहां पर? कोलकाता में, जो उस समय कलकत्ता थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना बंगाल के प्रमुख जमींदारों ने मिलकर की थी। जिन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई थी उनमें प्रमुख नाम हैं भवानी चरण बंदोपाध्याय, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव और रामकमल सेन। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में विदेशी पूंजी का निवेश मुख्य रूप से किस उद्योग में हुआ था? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ए जूट उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी कोयला उद्योग, डी रेलवे उद्योग और ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। जो विकल्प है इसके अनुसार आंसर है ऑप्शन डी रेलवे उद्योग। ब्रिटिश काल में भारत में जो भी उद्योग थे उन समस्त उद्योगों में रेलवे उद्योग एक ऐसा विभाग था जिस पर अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाई थी। वहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि इसके द्वारा देश के अंदरूनी भागों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने और फिर ब्रिटेन के तैयार माल को देश के अंदरूनी भागों तक भेजने में सहूलियत होती। इसलिए सबसे अधिक उन्होंने पूंजी रेलवे उद्योग में ही लगाया। यहाँ ये ध्यान रखें कि रेलवे निर्माण में ब्रिटिश पूंजी निवेश ने भारत में औपनिवेशिक शोषण के एक नए चरण की नींव रखी थी, क्योंकि भारत में इसके पश्चात शोषण की प्रक्रिया और तीव्र हो गई थी। 1858 ईस्वी में भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण, सबसे अधिक नियंत्रण निम्नलिखित में से
किस में नहीं था, अर्थात किसके पास था? विकल्प जो दिए गए हैं उनमें ए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बी ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी भारत में सुप्रीम गवर्नमेंट, डी काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। इसका आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश पार्लियामेंट। दोस्तों ध्यान रखें कि 1857 ईस्वी के गदर जो सिपाही विद्रोह हुए थे उसके पश्चात संपूर्ण जो शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसे लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास दे दी गई थी। यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोपरि संस्था हो चुकी थी भारत पर प्रशासन या नियंत्रण कायम करने के लिए। इसलिए ध्यान रखें जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया गया तो इसी अधिनियम के द्वारा अब भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रक ब्रिटिश पार्लियामेंट बन गया। जी हां, ब्रिटिश संसद अब सबसे बड़ा नियंत्रक बन गया भारत में वित्तीय प्रशासन का। दोस्तों तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन, याद रखिए 1858 ईस्वी में जब भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था तो उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पार्मस्टन। उन्होंने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण पूरी तरह ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित करने के लिए यह विधेयक पेश किया था। तो ये तथ्य याद रखेंगे कि उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पार्मस्टन। उन्होंने ही 1858 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद में पेश किया था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और अब भारतीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट अथवा ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश राजशाही का हो गया। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था लैंड रेवेन्यू सिस्टम का प्रवर्तक माना जाता है? विकल्प है ए कैप्टन रीड, बी टॉमस मुनरो, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी मार्टिन बर्ड और ई इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी मार्टिन बर्ड। दोस्तों यहां पर जो तथ्य इसे ध्यान से समझिए। उत्तर भारत में यानी आज का जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का जो क्षेत्र है जिसमें उत्तरी मध्य प्रदेश के भी इलाके आते हैं, उन इलाकों में महलवाड़ी व्यवस्था की जो अवधारणा है उसे सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में वहां पर लागू किया था, उन्होंने ही दिया था। किंतु विधिवत या कह सकते हैं कि कई सुधारों के साथ वहां पर लागू किया था मार्टिन बर्ड ने 1833 ईस्वी में। इसलिए मार्टिन बर्ड को ही उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। धन निष्कासन अथवा धन निष्क्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इसमें एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके बारे में आपको भी पता है। यह सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो आंसर है ए। दोस्तों दादा भाई नौरोजी से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य हैं वे अवश्य आप याद रखें क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पारसी समुदाय से आने वाले दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो याद रखें कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अर्थात हिंदी की बात करूं तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है, तो वे हैं दादा भाई नौरोजी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो उनके सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से वे एक थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए, जी हां, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य भी थे। वे 2 वर्षों 1893 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम जो ग्रेट ब्रिटेन है के निम्न सदन जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स के वे सदस्य रहे थे। लिबरल पार्टी की ओर से वे चुनकर संसद में यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचे थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की थी। पहला 1865 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी की और दूसरी 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दादा भाई नौरोजी की एक बेहद प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी की यह प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था जो कलकत्ते में आयोजित की गई थी, वहां पर वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन में और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी से संबंधित इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे।
1857 के विद्रोह के नायकों में किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। दोस्तों, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें बहादुर शाह, नाना साहब, तांत्या टोपे और हजरत महल हैं। इनमें सही आंसर है ऑप्शन बी, नाना साहब। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। यहाँ पर नाना साहब के संबंध में जान लें कि उनका वास्तविक नाम धोंडू पंत था और वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक अर्थात गोद लिए हुए पुत्र थे। वे कानपुर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1857 में उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में जब विद्रोह का दमन किया गया तो वे भागकर नेपाल चले गए, जहां पर 1859 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर ध्यान रखें कि 1857 के विद्रोह के नायकों में दो लोग ऐसे थे जो भागकर नेपाल चले गए थे। उनमें एक लखनऊ से बेगम हजरत महल और दूसरा कानपुर से नाना साहब थे। 1857 में एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? आंसर है बैरकपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों, यहां जान लें कि जनवरी 1857 में सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने के आदेश दिए गए थे। इस कारण 28 मार्च 1857 को, ध्यान रखिएगा ये डेट, 28 मार्च 1857 को सबसे पहले 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, जो कोलकाता के निकट है, वहां पर मंगल पांडे के नेतृत्व में इन कारतूसों के प्रयोग संबंधी आदेश का उल्लंघन किया गया था। तो सबसे पहले घटना कहां हुई? बैरकपुर, कोलकाता के पास है। कब? 1857 के 28 मार्च को मंगल पांडे के द्वारा। निम्न में से किस कथन के आधार पर 1857-58 के विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा जा सकता है? दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए हैं उनमें पहला है, यह विद्रोह समूचे भारत में हुआ था। यह बिल्कुल गलत है। बी, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत लोगों ने विद्रोह किया था। यह भी सही नहीं है। ऑप्शन सी, देश के समस्त समुदायों ने इसमें भाग लिया था। यह भी गलत है। ऑप्शन डी, भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए पहली बड़ी चुनौती थी। ये सबसे सटीक है इस प्रश्न के लिए इसका जो आंसर है, और जहां यो ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए यह पहली बड़ी चुनौती थी। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में ही अपने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग चंपारण में किया था और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या को राष्ट्रीय पटल पर उजागर किया। और इसके बाद अगले ही वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा जिले में महात्मा गांधी किसान आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर किसानों की मांगों का समर्थन किया। इसलिए याद रहे कि 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ किसान आंदोलन को जोड़ने का श्रेय महात्मा गांधी को ही दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कमियौटी प्रथा के बारे में पूर्णतः सत्य है? दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार ऑप्शन ए, यह प्रथा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी। बी, कमियां लोग अपने मालिकों के बंधुआ नौकर हुआ करते थे। सी, ऋण के मूल पर जो सूद आता था, जो ब्याज आता था, उसके एवज में उन्हें आजीवन अपने मालिक की सेवा में रहना पड़ता था। ऑप्शन डी, यह प्रथा आगे चलकर पश्चिमी भारत में भी फैली। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें एक से अधिक। दोस्तों, यहां विकल्प में ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि कमियौटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में ही प्रचलन में थी। कमियां लोग अपने मालिकों के बंधुआ मजदूर की तरह होते थे और जब ये महाजनों से लिए गए ऋण पर सूद अथवा ब्याज, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, अदा नहीं कर पाते थे तो इसके एवज में उन्हें आजीवन अपने मालिक की सेवा करनी होती थी। तो ध्यान रखिए, पूर्वी भारत में विशेष रूप से बिहार और उड़ीसा में ही यह प्रथा प्रचलन में थी। दुबला हाली प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह प्रथा पश्चिमी भारत में विशेषकर सूरत में प्रसिद्ध थी। बी, यह ऋण
भूदासों की प्रथा थी। सी, दुबला हाली अपने अपने स्वामियों को अपनी संपत्तियों का संरक्षक मानते थे। ऑप्शन डी, दुबला हाली लोग अपने स्वामी को ही अपना संरक्षक समझते थे। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें एक से अधिक, क्योंकि यहाँ दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं। ऑप्शन ए, यह प्रथा पश्चिमी भारत में विशेषकर सूरत में प्रसिद्ध थी, यानी गुजरात के अंतर्गत सूरत का जो इलाका है वहां पर यह प्रथा प्रचलन में थी। यह भूदासों की प्रथा थी, यह भी सत्य है। दुबला हाली अपने स्वामियों को ही अपने संपत्तियों का भी और खुद का भी स्वामी मानते थे, उन्हें अपना संरक्षक समझते थे। इसलिए यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शन ए, बी, सी और डी सत्य हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। दोस्तों, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और इसके बाद ही महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे थे और वहां नील किसानों की समस्याओं को उन्होंने सुना था और अपना पहला सफल सत्याग्रह वहीं पर उन्होंने किया था। और यहां यह भी ध्यान रखिए कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार नरम दल और गरम दल, जी हां, ये दोनों दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में विवाद के पश्चात अलग हो गए थे, पहली बार एक साथ उपस्थित हुए थे लखनऊ में 1916 में। इसके अलावे इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम लीग भी यहां उपस्थित हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में बकास्त भूमि के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में मुंगेर जिले के अंतर्गत बढ़ैया ताल क्षेत्र में बकास्त भूमि के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। ध्यान रखें, कहां पर? मुंगेर जिले के अंतर्गत बढ़ैया ताल क्षेत्र में। ये थी क्या? दोस्तों, बकास्त भूमि वैसी भूमि को कहा जाता था जिसे मंदी की स्थिति में लगान न दे पाने के कारण किसानों को, जमींदारों को दे देना पड़ता था। बकास्त भूमि से संबंधित जो आंदोलन आरंभ हुए थे, इनसे संबंधित दो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखिए कि बकास्त आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो ये 1937 में आरंभ हुई थी। ये 1937-39 के दौरान बिहार में यानी मुंगेर जिले के अंतर्गत बढ़ैया ताल में किया गया था। और इस आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जो बाद में राष्ट्रीय नेता बने किसान आंदोलन के। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1936 ईस्वी में। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा किसानों का एक संगठन था जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। याद रखिएगा, कहां पर? लखनऊ में इसका गठन हुआ था 1936 में। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव NG रंगा थे। और यहाँ यह तथ्य भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में ही हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखें जो पूर्व में पूछे जा चुके हैं कि लखनऊ में हुए अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब इसका आंसर आपको पता है, यह है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर मेले में की गई थी। याद रखिएगा, कहां पर? सोनपुर में। जब सोनपुर मेला का आयोजन किया गया था उसी वक्त 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले सचिव कौन बनाए गए थे? तो वे थे श्री कृष्ण सिंह, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव। 1881 ईस्वी के प्रथम कारखाना अधिनियम द्वारा किस समस्या को समाप्त किया गया था? जो विकल्प दिए गए हैं उनमें ए, महिला मजदूरों की हितों की सुरक्षा, बी, मजदूरों की कार्यावधि में कमी, सी, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध, डी, श्रमिकों की दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर मुआवजा और ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें एक से अधिक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध।
दोस्तों याद रखें कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो फर्स्ट फैक्टर लॉ थी वो 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। नाम याद रखेंगे, वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में ये आया था, जो 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। यह अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की, जी हाँ, चाइल्ड लेबर की समस्या से संबंधित था। और इस अधिनियम में जो मुख्य बातें थी वो ये कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, और ये भी कि 7 से 12 वर्ष की आयु के जो बच्चे कार्य करते थे वे प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते थे। प्रथम कारखाना अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई थी कि श्रमिक प्रतिदिन 1 घंटे का आराम कर सकेंगे और महीने में 4 दिन की छुट्टी वे ले सकेंगे। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी? दोस्तों यहां आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। दोस्तों 1918 में जब अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी तो उस वक्त महात्मा गांधी ने इस सबसे पुराने श्रमिक संघ की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना में उनकी प्रमुख सहयोगी रही थी अनुसुईया बेन, जो अंबालाल साराभाई की बहन थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक का गठन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहां विकल्प है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी एन.एम. जोशी, सी वीपी वाडिया, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। दोस्तों यहां आंसर है ऑप्शन ई, इनमें एक से अधिक। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक की स्थापना अथवा गठन में लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी और जोसेफ बैप्टिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोस्तों इस ट्रेड यूनियन का जो गठन है वो हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में, जो आज मुंबई है, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो इन सभी तथ्यों को अवश्य आप ध्यान में रखें। भारतीय श्रमिकों द्वारा पहला मई दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 मई 1923 को। 1926 ईस्वी के ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाली पहली ट्रेड यूनियन कौन थी? दोस्तों यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अनुसार पहली ट्रेड यूनियन जिसकी रजिस्ट्रेशन की गई थी वो है ऑप्शन ए, बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन। ध्यान रखेंगे कि 1926 ईस्वी में जो ट्रेड यूनियन अधिनियम आई थी इसके तहत रजिस्टर्ड, जी हां, पंजीकृत होने वाली पहली ट्रेड यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी, और इसका नेतृत्व कर रहे थे एन.एम. जोशी। लोक सुरक्षा अध्यादेश अर्थात पब्लिक सेफ्टी बिल जारी होने के बाद सरकार ने 1929 ईस्वी में किस षड्यंत्र के तहत 31 साम्यवादी और मजदूर वर्ग के नेताओं पर मुकदमा चलाया था? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ षड्यंत्र केस। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और उन पर मेरठ लाकर मुकदमा चलाया, और यही मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन 31 श्रमिक नेताओं में 3 अंग्रेज भी थे। ये थे फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंसन। इनके नाम को आप ध्यान में रखेंगे, फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रैडले और लेस्टर हचिंसन। दोस्तों इन 31 श्रमिक नेताओं पर जिन पर मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था, इसके विरोध में 21 मार्च 1929, जी हां, 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। तो याद रखिएगा कि मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में किसने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था? तो वे थे मोतीलाल नेहरू। यहां यह भी ध्यान रखें कि आइंस्टाइन जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की भी मांग की थी। मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जिन वरिष्ठ वकीलों ने उनकी पैरवी की थी उनमें प्रसिद्ध नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, M.A. अंसारी और M.G. छागला। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1934 ईस्वी में। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में की गई थी, अक्टूबर 1934 में।
दोस्तों, इसके संस्थापकों में जो लोग शामिल थे उनमें प्रसिद्ध नाम है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी एवं अशोक मेहता। इन नामों को याद रखेंगे और यह महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस समाजवादी दल का पहला सम्मेलन 1934 में कहां पर हुआ था, तो यह पटना में हुआ था। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी के गंभीर विद्यार्थी हैं तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसे आप गंभीरतापूर्वक और ध्यान से देखा करें। ये ना सिर्फ आपके पीटी के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और उन्हें क्वालिटी प्रिपरेशन के लिए प्रेरित करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।